गुड इवनिंग। हम लोग लास्ट टाइम ये पढ़े थे कि तीन तरह का रेवेन्यू सिस्टम वो लोग लाए। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और तीन तरह का रेवेन्यू सिस्टम जो था वो कौन कौन सा था? तो परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवाड़ी सिस्टम। सो आफ्टर दैट हम लोगों ने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि इन तीनों को लाने के बावजूद, जैसे परमानेंट सेटलमेंट के बाद ये लोग ये मुनरो सिस्टम लाए, तो और इसके लाने के बावजूद भी हुआ ये कि इनका रेवेन्यू रियलाइजेशन नहीं हो पाए, प्रॉपर ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू नहीं ले पाए, और जो रीजन जो एरिया था उसका प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। सो अब बात आता है कि अब क्रॉप्स फॉर यूरोप, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अब देखो कि ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली इल्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि इनको चाहिए था इंडिया से रेवेन्यू, तो जब रेवेन्यू चाहिए तो जो रेवेन्यू इनको प्रॉपर मिल नहीं पाया, तो इनको अब एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ द क्रॉप्स विच आर डिमांडेड इन यूरोप। अगर वो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करके सेंड करें तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये एक और एवेन्यू मिल रहा है। पहले क्या था कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ के लोग जो चाहें वो उगाएं और उसका कुछ भाग हमको दे दें। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या है कि हमको जो चाहिए यूरोप में वो ही क्रॉप को तुम यहाँ पे ग्रो करो और इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। तो अब इसमें देखो क्या चीज़ है, अंतर समझ गए ना। पहले क्या हो रहा है कि एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है राइट्स है, रेवेन्यू राइट्स, तो वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोगों को बोल दिया तुमको जो उगाना है उगाओ, हमको इतना पैसा दे दो या इतना भाग ऑफ अनाज या ग्रेन्स जो भी है वो दे दो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब नहीं, आपको मैं बताऊंगा कि क्या इस ज़मीन पे उगाना है और उसको फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा अपने ब्रिटेन में, पूरे यूरोप में जहाँ पे उस क्रॉप का डिमांड है। तो अब ये चीज़ इनको रियलाइज़ हुआ। अब ये देखो क्या है यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है कि बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। ये दो चीज़ का इन द सेंचुरी and half that followed, the British persuaded or forced cultivator in various parts of India to produce other crop like jute बंगाल में, टी असम में, sugar cane in यूपी, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, or rice in Madras. How was this done? The British used variety of method to expand the cultivation of crop that they needed, जो उनको चाहिए था। ठीक है, अब उस ये सब चीज़ चाहिए थी उनको, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सपैंड हुआ ये सब चीज़ें। लेकिन अब देखो कि हाउ वाज दिस डन। द ब्रिटिश यूज्ड वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और अभी एक जो क्रॉप जिसके बारे में ब्रिटिश ने यूज़ किया वेराइटी ऑफ मेथड, तो वो देखेंगे हम लोग इंडिगो के रिस्पेक्ट में। तो अब देखो यहाँ पे दो फिगर है, एक कलमकारी का ऑफ आंध्र प्रदेश एंड दूसरा जो है वो इमेज ऑफ ये प्रिंट है। तो अब देखो इसमें क्या है कि ऑन द राइट इज द फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस, ये वाला, ठीक है, एंड अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट। ठीक है, अब सो देयर इज वन थिंग कॉमन, इस दोनों में क्या कॉमन है? ब्लू कलर है, रिच ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर का डिमांड ज़्यादा था वहाँ पे। तो अब देखो ब्लू कलर जो था, सब ऐसा जरूरी नहीं कि ब्लू जो है सिर्फ इंडिया से ही जाता था, क्योंकि जो यूरोपियन नेशंस थे उनके जो कॉलोनीज थी वो ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग जगह थी, ब्राज़ील, कैरेबियन आइलैंड, इन सब जगहों पे थी। तो पहले क्या होता था कि इन सब जगहों से इंडिगो जाता था यूरोप में। ठीक है, अब ब्रिटेन ने इंडिया पे जब इसका कंट्रोल आने लगा, तो इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इंडिगो ग्रो हो सकता है। तो अब एक सिचुएशन ऐसा अराइज होगा जब जो पुराने सोर्स है वहाँ से इंडिगो सप्लाई बंद हो जाएगा, तो प्लांटर्स जो है वो इंडिया की तरफ आएंगे और यहाँ पे लोगों को बोलेंगे कि मुझे इंडिगो ग्रो करके दो, मुझे एक्सपोर्ट करना है यूरोप में और मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सोच लेके फिर इंडिया में इंडिगो का प्लांटेशन का स्टार्टिंग हुआ। तो अभी हम लोग वही सब देखेंगे। तो देखो अब इसमें तो ये ब्लू कलर के बारे में बताया हुआ है कि कैसे
प्रिंट प्रोड्यूस होता है। सो ये बोलता है ये ब्लू कलर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए प्लांट कॉल्ड इंडिगो एंड इट इज़ लाइकली। अब देखो एक ऐसा प्लांट है जिसका हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कितना इंपॉर्टेंस है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस और लिटरल इंपॉर्टेंस भी है। सो इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द Morris print in the 19th century was manufactured from indigo plants which are cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. अब देखो क्या हुआ, why the demand for Indian indigo, ठीक है, तो वही स्टोरी अब सुनने जा रहे हैं। India indigo plant grow primarily in tropics. So by 13th century Indian indigo was being used by cloth manufacturer in Italy। हो रहा था इंडिया का इंडिगो, ठीक है, यूज 13th सेंचुरी में फ्रांस ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ, ठीक है। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट कम था, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट, क्योंकि इंडिया से इंडिगो जो प्रोड्यूस होकर वहां जाता था हाई कॉस्ट था। सो क्या हुआ, यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अदर प्लांट कॉल्ड वुड। अब ये एक उसका अल्टरनेट है, ठीक है, इसमें वायलेट और ब्लू बनाते थे और ये जो है ये टेम्परेट रीजन में होता था ये प्लांट। सो इट वाज ग्रोन इन द नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन द पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। सो वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर ने बोला कि यार इंडिगो को तुम बैन करो, नहीं चाहिए, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, क्लॉथ डायर्स जो थे हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज डाई। जो क्लॉथ डायर्स जो डाई करने वाले थे वो लोग ये इंडिगो प्रेफर करते थे क्योंकि इसका कलर वगैरह अच्छा आता था और जो वुड था वो डल पेल कलर था। सो बाय 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर परसुएडेड गवर्नमेंट टू रिलैक्स। अब फिर क्लॉथ प्रोड्यूसर ने रिलैक्स करा दिया वो बैन ऑन इंडिगो। सो अब इससे क्या हुआ, फ्रेंच बिगैन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक इन कैरिबियन आइलैंड एंड द पोर्टुगीज जो है वो ब्राज़ील में करने लगे और इंग्लिश जो है वो जमाइका में करने लगे एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। अब इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सारे ये जो कॉलोनीज इनकी थी इन लोगों ने इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। पहले क्या था, लोकल वुड मैन्युफैक्चरर वालों ने इंडिगो को बैन करा दिया आने से, फिर क्लॉथ डायर ने बोल के इंडिगो को दोबारा से इंपोर्ट लिबरल कर दिया और फिर बाकी कंट्रीज जो थे वो अपने कॉलोनीज में जाके इंडिगो ग्रो करने लगे, ठीक है। तो यहाँ तक आया सबको समझ। इंडिगो जो था पहले आता था, इंडिया से भी जाता था लेकिन काफ़ी कम अमाउंट में, और वहाँ के जो ट्रॉपिक्स अल्टरनेट थे जैसे वुड, उसको उसके जो लॉबी थे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उसने बोला कि यार तुम बंद करो बाकी जगह से इंडिगो आना क्योंकि हमारा ये प्लांट तब भी बिकेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब थी। फिर क्या हुआ, क्लॉथ डायर्स ने बोल के कि नहीं हमें इंडिगो ही चाहिए, तो फिर इंडिगो का इंपोर्ट रिलैक्स हुआ। और अब क्या हो रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग अपने कॉलोनीज में इंडिगो ग्रो करवा रही है, ठीक है। So by the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production is expanded. अब देखो कॉटन का प्रोडक्शन एक्सपेंड हो रहा है तो कलर करने के लिए भी डिमांड चाहिए, उस इंडिगो का डिमांड जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये है कि while the demand for indigo increased, सप्लाई जो है वो फिक्स है और प्लस कुछ सप्लाई कोलैप्स भी हो गई, ठीक है। वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। So between 1783 and 1789 production of indigo in the world fell by half. अब देखो क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ गया और इंडिगो का प्रोडक्शन कम हो गया। सो नाउ इन दिस सिनेरियो इंडिया का रोल एज ए सप्लायर ऑफ इंडिगो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगा। तो फिर यहाँ पे प्लांटर्स आएंगे और इंडिगो को ग्रो करवाएंगे। तो अब देखो, सो क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू रिसोर्सेस, और वो न्यू रिसोर्सेस कहाँ पे है, इंडिया में है, क्योंकि इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, ब्रिटिश कॉलोनी, तो यहाँ पे ग्रो कराया जा सकता है जैसे पहले के कंट्री में करा रहे थे। सो नाउ फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, सो ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। अब इंडिया की तरफ देखते हैं वो लोग कि हाँ ये एक कंट्री है, हमारे अंदर आ चुका है कॉलोनी, तो नाउ यहाँ पे हम लोग इंडिगो को ग्रो कराएंगे। सो नाउ देखो, फेस्ड विथ राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर अ वेज टू एक्सपैंड द एरियाज अंडर इंडिगो, ठीक है। अब हो क्या रहा है, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल रैपिडली एक्सपेंडेड एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड। अब देखो 1788 में 30% था और 1810 में 95% सप्लाई इंडिया से हो रहा था, ठीक है।
in 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. अब ब्रिटेन अपना 95% इंडिगो इंडिया से ले रहा था 1810 में. So as this indigo trade grew, commercial agent company began investing. अब जहाँ प्रॉफिट मिलेगा लोग वहीं पे जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए ताकि उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके. सो ओवर द ईयर मैनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. बस इसी को करना है, यहीं इंडिगो यहाँ से उधर लेके जाएंगे, पैसा कमाना है इस तरह से. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंड, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर प्रॉफिट, काफ़ी सारे लोग इंडिया में आए और प्लांटर्स बन गए. प्लांटर्स अब कौन होते हैं? कुछ लोग, अब प्लांटर्स जो हैं वो लोग हैं जिनका कंट्रोल रहता है. ठीक है, कि हाँ मैं पीजेंट्स को बोलूँगा वो ये प्रोड्यूस करेगा मेरे को देगा, मालिक लोग. ठीक है, ये लोग खुद खेती नहीं करते थे, ये लोग प्लांटर्स हैं. सो दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट ए लोन फ्रॉम द कंपनी एंड बैंक्स एंड दैट वर कमिंग अप एट दैट टाइम. सो अब देखो लोन वगैरह लेके ये लोग प्लांटर्स बन गए. अब इंडिगो को कल्टीवेट कैसे किया जाता था? तो उस समय में दो सिस्टम था, एक था निज और एक था रेवती. अब निज और रेवती नाम से ही समझ में आ रहा है, निज मतलब अपना. ठीक है. सो निज कल्टीवेशन में क्या था कि द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड. निज सिस्टम में, निज कल्टीवेशन में ही ईदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट, तो वो लैंड उसका खुद का हो जाता था. ठीक है, या तो खरीदा या तो किराए पे ले लिया. और प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर, और खुद का लेबर लाए और इंडिगो ग्रो कराए. एक तो ये तरीका हो गया. अब इसका प्रॉब्लम क्या था कि इसमें तुमको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. ठीक है, कैसे? तो ये देखो यहाँ पे द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द निज, क्योंकि भाई कितना ज़मीन खरीद लोगे या कितना किराया पे ज़मीन को लेते रहोगे. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड और एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड. सो ओनली स्मॉल प्लॉट्स जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता था इनको. सो प्लांटर नीड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक टू कल्टिवेट द इंडिगो इन प्लांटेशन. सो देयरफॉर कहाँ से मिलेगा ऐसा? लीज में तो किसी के पास थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो वही देगा ना वो लीज में. सो दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड फ्रॉम अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड इविक्ट द पीजेंट फ्रॉम इविक्शन, मतलब पीजेंट को हटाया उधर से. बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट. अब किसी फैक्ट्री लगा दिया इसके आसपास की जमीन से, पीजेंट को भगाओगे कि जाने दो मेरे को इंडिगो करना है, तो फिर वो तो रिवोल्ट होगा. सो नॉर वाज द लेबर इजी टू मोबिलाइज ए लार्ज, क्योंकि अब देखो जो तुमको तुम्हारी जमीन निज सिस्टम में तुम्हारी जमीन है और तुमको लेबर एम्प्लॉय करना है. ठीक है, तो अभी इसको भी पैसा देना, फिर इस पे जो मशीनरी होगा, जो प्लॉ यूज होगा, उस सब के बारे में उसका खर्चा अलग से. सो ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट एंड लेबर वाज प्रिसाइज नीडेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, जहाँ वो लोग राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे. तो यहाँ पे क्या हो गया, निज कल्टीवेशन ऑन लार्ज स्केल रिक्वायर मैनी प्लॉज एंड बुलक्स. ये देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए उनको. सो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर 2 प्लॉ, 1000 बीघा के लिए 2000 प्लॉ. सो इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लॉ वाज ए बिग प्रॉब्लम, नॉर कुड सप्लाई भी इजिली गॉट, और ना लेबर मिलता था और ये इतने सारे मेंटेनेंस का कॉस्ट आ रहा था. सो टिल द लेट 19th century प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड इन द निज. तो जो प्लांटर्स जो थे, जो बाहर से आए थे यहाँ पे, वो सिर्फ 25% अपना निज के टाइप में कर रहे थे, बाकी उसका रेवती सिस्टम में था, रेवत्स में. सो अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें पीजेंट्स जो ग्रो करता है उसको बोलेंगे लो तुम हमसे थोड़ा सा पैसा ले लो एज ए लोन, और बोलेगा कि तुम इंडिगो ग्रो करो, और इंडिगो ग्रो करोगे तो तुमसे मैं इंडिगो खरीद लूँगा, इससे तुम्हारा लोन चुक जाएगा और अपना प्रॉफिट रख लेना. ठीक है, और फिर नए सीजन के लिए तुमको दोबारा प्लांट करने के लिए दोबारा से लोन देंगे. इस तरह का सिस्टम होता था. तो अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं. तो अंडर द रेवती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रेवत टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसको लोग ज़्यादा शो करना चाहते नहीं थे, क्योंकि फूड क्रॉप है नहीं. लोग फूड ग्रेन्स इसलिए करते थे कि भाई फेमिन टाइम में उनको ये ग्रो करेंगे, अगर नहीं कुछ हुआ तो ये बचा रहेगा तो कुछ खा लेंगे. अब इंडिगो ग्रो करोगे, अगर फेमिन आ गया तो इंडिगो ही रहा ना तुम्हारे पास, तो उसको खाओगे तो है नहीं, मरोगे भूखे. तो इसलिए राइस वगैरह लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे इंडिगो के कंपैरिजन में.
सो अब लेकिन इंडिगो इनको करवाना था प्लांट, तो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फोर्स्ड और प्रेशराइज किया, विलेज हेडमैन से साइन करवाया कि भाई तुम अपने रेट्स के बिहाफ पे साइन कर दो, और फिर जो साइन किए उसको कैश एडवांस मिलता था, ठीक है, कुछ लोन एट लो इंटरेस्ट रेट, बट द लोन कमिटेड टू रेट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो। अब जो लोन मिला उसमें क्या है कि 25% ऑफ द लैंड में तुमको अपने इंडिगो ग्रो करना है, ठीक है, तब तुमको लोन देंगे, ठीक है। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, द ड्रिल एंड वाइल कल्टिवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल। सीड वगैरह प्लांटर देंगे और कल्टिवेटर जो है वो टिलिंग करेगा। सोड द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। तो ठीक है, पैसा मिल रहा है, तुम क्रॉप लुक आफ्टर कर रहे हो, लेकिन जमीन तुम्हारा, प्लांटर्स का जमीन नहीं है, प्लांटर्स को प्लो लाने की वो नहीं हुई, प्लांटर्स ने दिया पैसा और सारा काम बाकी कल्टिवेटर्स का, पीजेंट्स का। तो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, न्यू लोन वाज गिवन, और नया साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता था कि ये दोबारा लोन ले, दोबारा तुम प्लांटेशन करो। अब इसमें क्या हुआ, लोन का साइकिल तो उधार चढ़ता गया। सो पीजेंट हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स सून रियलाइज कि अब ये ऐसा अच्छा जो है ये हमारा डील नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो था उनको इंडिगो का जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे वो काफ़ी लो था, और साल दर साल वो लोन का जो प्रोसेस है वो प्लांटर्स आते थे, कल्टीवेटर को पैसा दिया, बोला अपने 1/4 जमीन पे इंडिगो लगाओ। जब इंडिगो से खरीदते थे तो कम पैसे में खरीदते थे, ठीक है, तो जो कल्टीवेटर है वो लोन ही नहीं चुका रहा है, फिर नया लोन दे दिया उसको कि चल अगले साल के लिए तू दोबारा ये कर। सो देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। अब क्या था, प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड कि इंडिगो जो है वो बेस्ट सॉइल पे ही लगाया जाए, और लेकिन इससे क्या है कि सॉइल का फर्टिलिटी भी कम हो रहा था क्योंकि डीप रूटेड होता है ये इंडिगो, और इसके बाद अगले सीजन में राइस भी नहीं लगा सकते हो। तो अब जब इतना ऑपरेशन हो रहा है, जब इतना प्रेशर बढ़ रहा है, तो कहीं तो प्रेशर रिलीज होगा। तो जब प्रेशर बढ़ता है, जब तक लोग सह सकते थे सहे, जब नहीं सहेंगे तो रिवेलियन होगा, और यहाँ पे रिवेलियन हुआ, द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। अब ब्लू रिवेलियन देखो क्या है। इन द मार्च 1859 thousands ऑफ रेयोट्स इन बंगाल रिफ्यूज्ड टू ग्रो इंडिगो, ठीक है, मना कर दिया, सब लोग एक साथ उठ गए। रिवेलियन स्प्रेड एंड द रेयोट्स रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स एंड अटैक इंडिगो फैक्ट्री, और फिर इनसे अटैक किया। अब जो लोग प्लांटर्स के लिए काम कर रहे थे, जैसे गोमाश्ताज, उसको सोशल बॉयकॉट किया। ये एजेंट होते थे प्लांटर के, इनको गोमाश्ताज बोलते थे, जो कि रेंट वगैरह लेने आते थे। अब रेयोत जो है वो ये बोला कि अब हमें ना तो तुम्हारा लोन चाहिए और ना हम किसी से डरेंगे, नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स लठियल्स। प्लांटर जो थे वो लाठी मारने वाले लोगों को भी रखते थे। तो द लाठी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन बाय द प्लांटर। तो अब ये है कि इन सब के खिलाफ हो गया प्लांटर्स, ये तुम्हारे कल्टीवेटर्स। सो व्हाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइडेड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। क्या ऐसा हुआ? तो भाई इतना ज्यादा ऊपर प्रेशर देखे हम लोग कि कैसे हो रहा है। व्हाट गेव देम द पावर टू रिबेल? Clearly the indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise upon rebellion. They do so only at some times. ठीक है, 1859 वो समय था। The indigo riot felt that they had support of local जमींदार, ठीक है, लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का in their rebellion against planter। तो अब ये एक रीजन है कि क्यों किया। तो एक तो था प्रेशर, ऊपर से सपोर्ट लोकल जमींदार का भी और विलेज हेडमैन का भी, ठीक है। तो इन मेनी विलेज हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन, तो ये लोग खुद, अब विलेज हेडमैन को जबरदस्ती बोलता था ना कि तुम अपने रेयोत के बिहाफ में साइन कर दो, तो वो विलेज हेडमैन भी जो फोर्स किया गया तो वो भी गुस्से में। सो इन अदर प्लेसेस जमींदार वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द रेयोट टू रेजिस्ट द प्लांटर। क्यों? क्योंकि दीज जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर टू गिव देम लैंड ऑन लीज। लीज के लिए प्लांटर्स जो थे वो लीज में लैंड लेते थे। किससे लेते थे? जमींदार से। प्लस जब जमींदार के पास जमीन के ऊपर कंट्रोल है तो उसी एरिया में एक प्लांटर आके जमीन पे कंट्रोल दिखाएगा, ये यहाँ के जमींदार को पसंद नहीं आया। तो जमींदार एक तरफ हो गए, विलेज हेडमैन एक तरफ हो गए, और प्लस जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे, इन तीनों का इंटरेस्ट यहाँ पे
कॉन्साइड किया और ये तीनों मिलके रिबेल किए अगेंस्ट द प्लांटर्स। ठीक है। सो अब देखो, जो जमींदार था वो क्यों रिबेल करना चाह रहा था? क्योंकि उसको लीज पे लैंड देने के लिए बोलता था, और पावर एरिना में एक नया आदमी जो कि प्लांटर है वो खड़ा हो रहा था, जो कि उसके पावर को चैलेंज कर रहा था इन द विलेज एमंग द कल्टीवेटर्स। और दूसरा ग्रुप कौन था? विलेज हेडमैन का। विलेज हेडमैन क्यों सपोर्ट किया पीजेंट्स को कि तुम रिबेल करो प्लांटर्स के खिलाफ? क्योंकि विलेज हेडमैन जो था उससे जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था ऑन बिहाफ ऑफ रेयोट्स। ठीक है। सो द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब यहाँ पे एक और नया एंगल आ गया कि ब्रिटिश इंडिगो के पीजेंट्स को जो ग्रो करते थे उनको ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा उनका स्ट्रगल में अगेंस्ट द प्लांटर्स, क्योंकि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड कि दोबारा ऐसा रिबेलियन ना हो जाए, तो इसलिए अब जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन द न्यूज स्प्रेड कि भाई यहाँ पे ऐसा रिवोल्ट का सिचुएशन हो रहा है, तो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो वहाँ का किया, दौरा किया। फिर रेयोट्स जो थे वो सौ कि ये जो दौरा हो रहा है ये सरकार जो है हम लोगों के प्रति हमदर्दी दिखा रही है। फिर एक जगह के मजिस्ट्रेट थे एशले एडेन, इन्होंने एक नोटिस किया कि कोई रेयोत को कंपेल नहीं करेगा इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन। अब ये लोगों को लगा कि भाई क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो को अब ज़्यादा फोर्सफुली शो कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईडन जो था वो मजिस्ट्रेट जो था वो तो बस एक्सप्लोसिव सिचुएशन को कंट्रोल करने के उसमें था। लेकिन इस स्टेप से, उस लेटर से बाकी कल्टीवेटर्स को क्या लगा कि हम लोगों को क्वीन एलिजाबेथ का सपोर्ट है, क्वीन विक्टोरिया का सपोर्ट है। So, as the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo district. They wrote of the misery of the riots, the tyranny of the planters and horrors. अब देखो, जमींदार, विलेज हेडमैन, फिर इनको लगा परसीव्ड सपोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड देन द इंटेलिजेंसिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि इतना जब रिबेलियन हो ही गया, तो वरीड बाय द रिबेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इनटू द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम असॉल्ट एंड सेटअप ए इंडिगो कमीशन। अब देखो ये सब सेटअप हुआ, फिर इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो, और फिर द कमीशन हेल्ड कि भाई प्लांटर्स जो थे वो गिल्टी थे, और प्लांटर्स के कोर्सिव मेथड को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और ये बोला कि देखो अभी जो भी अब करंट चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट इसको पूरा कर लो, इसके आगे तुम लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है। और आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल, लेकिन ये प्लांटर्स शिफ्ट हो गए बिहार में। एंड विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सीवियरली अफेक्टेड, लेकिन बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। और फिर महात्मा गांधी आते हैं साउथ अफ्रीका में, और फिर साउथ अफ्रीका से, और फिर बिहार के पीजेंट्स के द्वारा परसुएशन के बाद वो चंपारण जाते हैं, और फिर चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इन 1917। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज हाउ इंडिगो इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। अब एक पेज हम लोगों ने मिस कर दिया था, वो है ये, इसमें टेक्निकल डिटेल्स दिया गया है कि इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता है। सो अलग अलग कंटेनर है, ठीक है। इंडिगो आता है कट के, यहाँ पे उसको डालते हैं पानी में, बॉयल करते हैं, उसके बाद यहाँ से लीफ जो होता है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, और वो जो पानी जिसमें बॉयल किया गया था उसमें कलर आ गया कुछ। अब उसी कलर को फिर से वो पेडलिंग करते रहते हैं और बॉयल करते रहते हैं ताकि इसका कलर चेंज होता है, और फिर एक केमिकल डालते हैं, इसमें लाइम वाटर डालते हैं, और फिर लाइम वाटर डालने से इंडिगो सेपरेट आउट हो जाता है, और फिर वो इंडिगो कट करके पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पैकिंग हो रही है, और ये आदमी इंडिगो लेके जा रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि मुगल का कोलैप्स के बारे में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा लिंकेज था मेडिवल का मॉडर्न से, वो लिंकेज को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे।